गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, कल हम लोगों ने गुप्त काल के एक बहुत बहुत बड़े आदमी चंद्रगुप्त सेकंड पर टॉपिक को छोड़ दिया था लाकर, और समुद्रगुप्त का लास्ट जो इम्पोर्टेंट काम था वो हमने पढ़ के चंद्रगुप्त सेकंड मैंने कहा था कि लंबा टॉपिक है, एक दिन अगला लेक्चर जो है वो लेंगे, तो आज उसी के ऊपर बातचीत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने गुप्त काल में 3 इम्पॉर्टेंट आदमी पढ़ लिए हैं। गुप्त काल को गुप्त काल क्यों कहते हैं जानते हो ना? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग जिसने की उसके नाम में गुप्त आता था, कुषाणों का सामंत था। थोड़ा सा डर था, इसलिए स्पष्ट नहीं कहा कि मैं स्वतंत्र शासक हूं, बस अपने नाम के आगे महाराजा लिखा था। महाराजा तब सामंत लिख सकते थे, कोई ऐसा कोई बड़ा उसने अलग से ये मान लो उनके एंटी नहीं गया था। लेकिन मगध के आसपास के इलाके का एक तरह से कोशिश करने लगा कि भाई मुझे लोग राजा के रूप में आइडेंटिटी मेरी मान लें। इनका जो श्री गुप्त हैं जिसका नाम लिया जा रहा है, ये संस्थापक हैं गुप्त काल के, लेकिन ये इतना हिम्मत नहीं कर पाए थे संस्थापक कि भाई ये स्पष्ट कह दें कि मैं ही राजा हूं, मेरी ही मर्जी चलेगी, मैं ही टैक्स लूंगा। नहीं, थोड़ा दबे कुचले टाइप के राजा कि चलो कोशिश कर लेते हैं, बनेगी बात ठीक है, वरना कुषाण अगर एंटी हो गए तो हम माफी मांग लेंगे। इनके बाद इनका बेटा घटोत्कच, जिसने पिताजी के ही कदमों पे चलते हुए बस ऐसे ही महाराजा के रूप में ही काम किया जितना पिताजी कर रहे थे, लेकिन ये भी लंबे टिक गए। 40-40 साल के आसपास इनका राजपाट था। इतने सालों में जो कुषाण थे वो और कमजोर पड़ गए, इसलिए इनकी आने वाली पीढ़ी ने हिम्मत दिखाई और जो इनमें सबसे ताकतवर पहला आदमी जन्मा जिसका नाम था चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त फर्स्ट है क्योंकि सेकंड इसका पोता है। इनके बीच में इनके पिताजी चंद्रगुप्त सेकंड के पिताजी आएंगे समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त ने स्पष्ट कहा और ये वास्तविक संस्थापक बन गया। इसने खुल के कहा कि भाई मैं इस एरिया का राजा हूं और अगर किसी को दिक्कत है तो वो मुझसे लड़ सकता है, मैं युद्ध करने को तैयार हूं। इसने अपने नाम के आगे एक डिग्री और जोड़ ली, महाराजा, जो इसके बाप दादा भी थे, लेकिन धीराज यानी किंग ऑफ द किंग्स, मैं राजाओं का भी राजा हूं। अब ये स्पष्ट चुनौती है, किसी को अगर दिक्कत हो तो वो मुझसे आके लड़ सकता है। और इसने स्पष्ट अश्वमेघ यज्ञ भी के थ्रू ये सब चीज, इसके बेटे ने खैर खास किया था, इसके पास प्रॉपर्टी कम थी, इसके पास उतनी प्रॉपर्टी थी ही नहीं, तो इसने क्या किया, इसने चालाकी दिखाई और ये इसका फेमस नहीं हुआ, इसके बेटे का अश्वमेघ ज्यादा फेमस है। अगर कहे अश्वमेघ किस किसने किया तो आप 2 नाम टिक करना, एक इसके बेटे का और एक आज जो पढ़ेंगे अगली पीढ़ी में उसका। बाकियों ने अश्वमेघ किया लेकिन वो एरिया के मालिक ही नहीं थे, तो इसलिए उनकी गिनती नहीं है। जैसे बड़े मालिक होते हैं तो अश्वमेघ की कीमत है, अब 2 राज्यों में अगर अश्वमेघ चल रहा है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब पूरे भारत में समुद्रगुप्त घुमाएगा ना अपने घोड़े को, उत्तर के 9 दक्षिण के 12, तब माना जाएगा कि हाँ प्रॉपर अश्वमेघ है। इसलिए कहते हैं कि ठीक है इसने स्टार्टिंग की, इसको प्रॉपर्टी मिल गई। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, वैवाहिक संबंध। कल आप लोगों को याद होगा लिच्छवियों की बेटी से शादी करके इसने प्रॉपर्टी इसको थोड़ी सी फ्री में मिल गई, थोड़ी तो बाप दादा की थी, थोड़ी सी दहेज के रूप में मिल गई। तो इसके पास इस बड़े राजा, ये बड़ा राजा बन गया क्योंकि बाकी सब इसके सामने छोटे पड़ गए, तो इनको यूपी प्लस बिहार का इलाका मिल गया और ये यहाँ के स्पष्ट स्वतंत्र राजा हैं और राजाओं के राजा हैं। जो इस टेरिटरी में आसपास है ना, इनके भी राजा ही हैं। सबने मान लिया यार ये ताकतवर है, जो ये कहे, जैसा ये कहे वैसा हम कर लेंगे। तो ये महाराजा धीराज या वास्तविक संस्थापक, या जिन्होंने अपनी सेना प्रॉपर तरीके से बनाई, अपने एरिया में अपने नियम कायदे कानून चलवाए, मुद्रा चलवाई, और इनकी सबसे बड़ी ताकत इनके वैवाहिक संबंध थे जो लिच्छवियों के साथ थे। और इसका ही फायदा इन्हें मिला कि इनका जो बेटा जन्मा जिसका नाम है समुद्रगुप्त, उसने अपने नाम के आगे भी लिखवाया लिच्छवी दौहित्र, और धीरे धीरे करके उसकी हिम्मत और बढ़ी क्योंकि पिताजी ने कुछ शुरुआत की थी, उसको नाना का भी साथ मिल गया, पिताजी की भी बनी बनाई प्रॉपर्टी, और उसने हिम्मत करके इस पूरे एरिया आर्यावर्त के पहले 9 और फिर 3 राजा हरा दिए। और अब उसने घोड़ा छोड़ा कि अगर किसी को दिक्कत है तो मेरे घोड़े को रोक लेना, ये अश्वमेध यज्ञ है, जो रोकेगा उससे मेरी सेना युद्ध करेगी। तो अब सब लोग डर गए क्योंकि भाई इसके बाप दादा देखो ना, जिसने शुरुआत उस टाइम पे कर दी, जो महाराजाओं का भी राजा, राजाओं का भी महाराज था, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर था। फिर उसी सेना के दम पे दक्षिणावर्त का अभियान किया और दक्षिण के भी छुटपुट छुटपुट 12 राज्य, 9 + 3 उत्तर के। उत्तर के राजाओं को तो इसने ये कहा कि भाई ये हिस्सा ही मेरा है, तुम मेरे अंडर हो, तुम मेरे सामंत हो। लेकिन दक्षिण के राजाओं को इसने कहा कि अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा,
मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। अपनी सेना का खर्चा तो निकालेगा ना राजा। दक्षिण पर इसने आधिपत्य नहीं जमाया, ग्रहण नहीं किया, इनको सिर्फ दबा के डरा के इनसे टैक्स ले लिया। भाई लायक किया था तो टैक्स क्यों ना ले। ऊपर वालों को इसने ग्रहण भी कर लिया। इतनी सारी विजय में कभी नहीं हारा। जिसकी ये बात हो रही है उसका नाम क्या है? समुद्रगुप्त। इसीलिए समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा था? ये भारत का नेपोलियन है। यानी इसको, जैसे नेपोलियन बहुत बड़ा शासक था ना, ऐसे इसको नाम दिया गया। समुद्रगुप्त ने बड़े लेवल पे अश्वमेध यज्ञ कराए। इसके पिताजी के यज्ञ फेमस नहीं है, क्योंकि वो तो एक तरह से प्रॉपर्टी के मालिक दहेज के कारण बने थे। इसने उस दहेज की प्रॉपर्टी का छोटा यूज करके नाम बड़ा कर लिया, और फिर कैसे कैसे इसने इतनी, ये सब हमने कल पढ़ लिया था। इन सब की जानकारी हमें मिलती है। हरिशेन ने एक प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। वैसे तो वो हरिशेन की अकेले की नहीं है, हरिशेन ने अकेले ने काम नहीं किया। सम्राट अशोक जो बौद्ध धर्म को मानते थे, सबसे पहले इन्होंने कौशाम्बी वत्स की राजधानी में एक बड़ा सा स्तंभ पे 2-4 लाइनें लिखवाई। वो अपनी बड़ाई जैसे हर राजा करता था। इसके बाद ये स्तंभ खाली पड़ा था, कई सदियां बीती। फिर गुप्तों में समुद्रगुप्त ने, इसका जो आदमी था हरिशेन, इसने, समुद्रगुप्त ने ये यहाँ से उठवाया और इसको फिट करवा दिया प्रयाग में, यानी इलाहाबाद में, जिसका अब नाम है प्रयागराज। तो कौशाम्बी का ये स्तंभ उठा के लाया गया प्रयागराज में, और इस पे ढेरों बातें लिखवा दी। पूरी कहानियां जो मैंने कल सुनाई थी ना, वो सब लगभग लिखी हैं। उनमें दादा परदादा सारों के नाम, ये घटोत्कच का नाम, श्रीगुप्त का नाम, चंद्रगुप्त का नाम, खुद स्वयं समुद्रगुप्त का नाम, लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी, और एक पिताजी के नाम के साथ भी, कि भाई चंद्रगुप्त का बेटा था और लिच्छवी दोहित्र था। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसकी जानकारी हमें लेटर स्टेज में मिली, क्योंकि हमें पढ़नी नहीं आई स्टार्टिंग में। लेकिन आज हमें पता है कि हरिशेन ने इस पे सबसे ज्यादा काम किया। लेटर स्टेज में जहांगीर के कार्यकाल में, जब उसका ये राज्यारोहण हुआ ना, इसकी जानकारी भी है। तो 3 बड़े आदमी कौन कौन? अशोक की, सबसे ज्यादा समुद्रगुप्त की, और उसके बाद जहांगीर की। मैंने बताया था एक लाइन में बीरबल का भी नाम है, लेकिन बीरबल कोई बड़ा राजा नहीं था। 3 इंपॉर्टेंट राजा याद रखना। ये सब हमने कल पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे की सीरीज को पढ़ेंगे। गुप्त काल में जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिसके टाइम को कहा जाता है गोल्डन पीरियड, उसी के कारण गुप्त काल सबसे इंपॉर्टेंट काल बना। एक क्लासिक एज जिसने जी है, जिसका नाम आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त सेकंड। इसकी बहुत सारी उपाधियां हैं। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, लेकिन जो सबसे फेमस इसका नाम है, इसके अलावा, वो है विक्रमादित्य। इसी को विक्रमांक भी कहते हैं, इसको देवगुप्त भी कहते हैं, देवश्री भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। इन सब से आइडिया लगाओ कि ये देवताओं में विश्वास करता होगा। तो देवश्री, देवगुप्त, और विक्रम जैसे ही नाम है, विक्रमांक इसका नाम है, विक्रमादित्य इसका नाम है। परम भागवत भी इन्हीं का नाम है, परम भागवत। ये भागवत आपको दिखाता है कि वैष्णव धर्म में इनका इंटरेस्ट होगा, तभी इनके नाम में भागवत आया, परम भागवत। ये इनकी उपाधियां हैं। ठीक है, अभी सिर्फ सुनना है, लिखने के लिए मैंने स्लाइड्स पहले बना रखी हैं, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो पहले कहानियों को जान लो। चंद्रगुप्त सेकंड, मैंने कल एक छोटी सी संधि तुम्हें बताई थी कि शायद समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा राजा बना था, जिसका नाम इतिहास में स्पष्ट नहीं है, वो रामगुप्त था। और रामगुप्त इतना बड़ी प्रॉपर्टी जिसको पिताजी से मिली, 12 उत्तर के 12 दक्षिण के, ये महाडरपोक राजा निकला। और इसको छोटी सी एक शाखा जो गुजरात के आसपास थी, शकों की, इन्होंने हरा दिया। और सिर्फ हराया नहीं, एक बेइज्जती, एक अपमानजनक संधि भी की थी। मैंने आपको कल वो सारी कहानी बताई थी। उस संधि में ये था कि भाई जो ये रामगुप्त है, इसको जिंदा छोड़ दिया, और फिर ये इस बात के लिए राजी हो गया कि मैं अपनी, जो इसकी पत्नी थी ना, उसको जो है शकों को मैं सौंप दूंगा, शकों का राजा उससे बेशक शादी करे। तो बहुत बेइज्जती की बात थी। इसी का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त सेकंड अपनी जो बड़ा भाई है ना रामगुप्त, इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी, उसका कपड़े पहन के भेष धारण करके और शकों की एरिया में गया, और फिर शकों का सफाया किया। ऐसा सफाया किया शकों का कि शकों का नामो निशान खत्म कर दिया, सारे बड़े बड़े आदमियों को मार दिया। इसीलिए इसको शकारी भी कहा जाता है। शकों का अरी, अरी मतलब दुश्मन, छोटी मात्रा आती है अरी पे, अरी रिपु शत्रु दुश्मन, तो शकारी कहते हैं। और इस इंसिडेंट को कोई भूल ना जाए, गलती से भी कोई ना भूले कि मैंने कैसे बदला लिया था शकों से। इसी खुशी में इसने चांदी की मुद्रा भी चलाई थी। तो चांदी का जो सिक्का चला था, वो शकों को हराने के बाद किसने चला
चलाया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। शकों को हराने का सारा किस्सा आपको समझ में आ गया। जो ये जिसके ऊपर ये कामकाज चल रहा है ना सारा, रामगुप्त की पत्नी जिसका नाम क्या है? ध्रुव देवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हिस्ट्री में ये भी। इस ध्रुव देवी से अब जैसे आके वापस और इसने रामगुप्त को मार दिया कि अगर आज आज इसने ये गलती की है, कल पता नहीं कितनी बड़ी और गलती कर देगा, पूरा राज्य किसी को सौंप देगा, डरपोक है ही। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने भाई रामगुप्त का मर्डर कर दिया। ये महाडरपोक आदमी था। उसके बाद जो चंद्रगुप्त सेकंड है, इसकी शादी ध्रुव देवी से हुई और फिर इन्हीं का बेटा जन्मा जो अगली पीढ़ी में अगला राजा बनेगा, गुप्तों का अगला राजा, जिसका नाम रहेगा कुमार गुप्त। तो कुमार गुप्त जो है वो किसका बेटा है? चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी का बेटा है कुमार गुप्त। अब ये जो मैंने कहानी सुनाई ना, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हिस्ट्री जो लिखती है वो अच्छाइयों को लिखती है, लेकिन आपके दिमाग में ये टॉपिक रहना चाहिए, इसलिए बता दिया, बस इसको सुन लिया। अब कहीं हिस्ट्री में हमारे दिमाग में है कि ठीक है रामगुप्त जैसे शकारी क्यों कहलाया, इसका कोई कारण तो होगा ना, ये रटना बड़ा मुश्किल है, याद ही नहीं आएगा। अब अगर ये आपने कहानी सुन ली कि शकों को मारने वाला कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ने उसी खुशी में क्या चलाई? चांदी की मुद्रा। तो फिर ये दो टॉपिक आपको रटने नहीं पड़ेंगे। जो इतिहास रटेंगे वो फंसेंगे, जो इतिहास को समझेंगे उन्हें चीजें लंबे टाइम तक अपने आप याद रहेंगी। तो ध्रुव देवी का ही बेटा है कुमार गुप्त, यही अगला शासक बनेगा। पहले चंद्रगुप्त सेकंड पे वापस आते हैं। अब चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे, वे पिताजी की बनी बनाई प्रॉपर्टी मिल गई, लेकिन फिर भी कुछ हिस्से देखो मैंने कल ड्रॉ करके बताए थे यहाँ पर कि ये वाला जो हिस्सा था ना, ये इन लोगों के पास नहीं था। दक्षिण का भी एक हिस्सा इनके पास नहीं था। तो इसने अपना राज्य और बढ़ाया। समझदार बेटे कौन से होते हैं? जो पिताजी के दी हुई संपत्ति को और बढ़ाए। उतने में ही बैठ के खाया तो फिर क्या समझदारी है? तो इसने अपने काम को और बढ़ाया, साम्राज्य विस्तार किया। और साम्राज्य विस्तार समझना ध्यान से कैसे किया? अपने आप भी कई शादियां की, वैवाहिक संबंध बनाए ताकि वो प्रॉपर्टी मिलती जाए, और इसके अलावा वैवाहिक संबंधों के अलावा इसने विजय भी हासिल की। जो नहीं माने, जैसे मान लो किसी राजा के बच्चे जो हैं वो बूढ़े थे या किसी राजा के बच्चे बहुत छोटे थे, तो वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता, तो फिर उनके ऊपर अटैक करके उनको सीमावर्तियों को छीन भी लिया। ये राजाओं का कर्तव्य था उस टाइम। अब तीन ध्यान से इसकी शादी ब्याह के बारे में सुनना। चंद्रगुप्त ने एक तो खुद शादी की, एक नाग कन्या थी, एक उसका नाम था कुबेर नागा। तो चंद्रगुप्त ने देखो सेकंड शादी किससे की? राजा बहुत सारी शादी करते थे इसी तरह से, ताकि उनको प्रॉपर्टी का मालिक बनने का एक तरह से हक मिल जाए। तो चंद्रगुप्त ने एक शादी की कुबेर नागा। कुबेर लग रहा है कोई आदमी होगा, लेकिन कुबेर नागा एक राजकुमारी है। ये नाग वंश की है, कोई वंश होगा ये राजाओं का। तो नाग वंश की बेटी है कुबेर नागा, इससे शादी करता है चंद्रगुप्त पहला। तो फिर इस एरिया में जहां कुबेर नागा के पिताजी का दबदबा था, वहां कहीं ना कहीं वो लोग थोड़े शांत पड़ जाते हैं और वो भी मान लें कि भाई ये दामाद है तो ठीक है, जैसा ये कहेगा, जो ये कहेगा वो हम मान लेंगे। तो सॉफ्ट कॉर्नर अपने आप आ गया ना नागवंश वालों के मन में। दूसरा, इसने शादी की थी जो ये कुबेर नागा से शादी की ना, इससे इसकी बेटी जन्मी। उस बेटी का नाम है प्रभावती। मैंने कल परसों देखो तुम्हें पढ़ाया था और बताया था प्रभावती ने ताम्र लेख लिखवाए हैं, याद होगा ना, ताम्र लेख, जिसमें अपने दादा परदादा घटोत्कच और इन सब की जानकारी पूना में मिले थे, वो ताम्र लेख याद रखनी है चीजें। प्रभावती इकलौती बेटी है जिसका नाम आया है। ढेरों बेटी और बेटे थे इसके, लेकिन सबका नाम नहीं आया। कुमार गुप्त का जैसे नाम लिया जाता है ऐसे प्रभावती का नाम लिया जाता है। प्रभावती किसकी बेटी है? चंद्रगुप्त की शादी किससे हुई? कुबेर नागा से। नागवंश की कन्या है ये राजकुमारी। इन दोनों की बेटी जन्म लेती है प्रभावती, और जब प्रभावती बड़ी हो जाती है तो चंद्रगुप्त, जो इलाका इसके पास नहीं था, ये महाराष्ट्र साइड में विदर्भ के पास वाकाटक का इलाका था, यहाँ भी ताकतवर राजा थे लेकिन उतने बड़े नहीं थे जितने ये गुप्त थे। फिर भी एक डर का काम होता है ना, आसपास कोई ताकतवर राजा है तो कभी भी अटैक कर देगा। अब ये पता थोड़ी होता है, हमने इतिहास अब तक जितना समझा, देखो एक छोटे से ब्राह्मण सैनिक ने कैसे राजा मार के अपना वंश चला दिया था। ये कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो मन में हमेशा डर रहता था राजाओं के भी। तो वाकाटक से कैसे क्या अटैक करे, क्या करे, समझ में नहीं आ रहा था। फिर प्लान किया। प्रभावती जब बड़ी हुई, प्रभावती की शादी करा दी रुद्रसेन सेकंड नाम के राजा से। आपने रुद्र दामन भी पढ़ा हुआ है,
रुद्रदामन याद आ रहा है? शकों का राजा था पहले टाइम में, जिसने सुदर्शन झील के ऊपर काम करवाया था। रुद्रदामन ने गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख बनवाया था रुद्रदामन ने। अब वो मर चुका है, अब बहुत बाद की बात हो रही है, कई 100 साल बीत गए। तो प्रभावती जो किसकी बेटी है? चंद्रगुप्त और कुबेर नागा की। पहले अपनी शादी की, फिर 14-15 साल बाद जब बेटी बड़ी हो गई तो उसकी शादी कर दी वाकाटक के राजा। ये वाकाटक कहाँ था? आज के महाराष्ट्र के आसपास का इलाका। यहाँ के राजा से अपनी बेटी की शादी की, और इसका लक देखो इस राजा का, वो आदमी मर गया जिससे इसने अपनी बेटी की शादी की। तो अब बेटी की प्रॉपर्टी भी तो पिताजी को मिल गई, तो एक तरह से ये वाला हिस्सा भी इन्हीं के एरिया में आ गया। इसके नीचे जो कर्नाटक के आसपास का इलाका था ना, ये खाली पड़ा था, मतलब यहाँ अलग राजा था। तो इसने अपने बेटे कुमारगुप्त की शादी, कुमारगुप्त जो देखो इसका सबसे बड़ा बेटा था कुमारगुप्त, इसकी शादी कर दी इसने। किससे? ये जो इलाका है ना, इसको कई नामों से जाना जाता है। कदम्ब भी लिखा हुआ है, करदम भी लिखा है, कदम्ब लिख लेते हैं, कदम्ब। ये राजवंश था कर्नाटक के आसपास। यहाँ से बहू ले आया अपनी, उस बहू का नाम कहीं नहीं आता, तो अपने बेटे की जो वाइफ है वो ले आया कर्नाटक से, तो वो भी इनकी प्रॉपर्टी एक तरह से बन गई भाई, रिश्तेदारी बन गई। महाराष्ट्र के इलाके में अपनी खुद की बेटी दे दी, और वहां का लक इसका कि वहां का राजा मर गया। अब ये पता नहीं होता, हो सकता है उस टाइम पे इतिहास में ऐसा रहा हो कि जानबूझ के कुछ जहर वगैरह डाल दिया, मुझे नहीं पता, ये लिखा नहीं है। लेकिन बाय चांस की बात मान लो, इसका लक फैक्टर मान लो कि प्रभावती का हस्बैंड भी एक्सपायर हो गया। तो देखो जो हिस्सा पिताजी का था उससे आगे जो जो नहीं था वो किस्मत से इसको मिलता चला गया। पहले खुद शादी की नागवंश की कुबेर नागा के साथ, इनकी बेटी जन्मी प्रभावती, प्रभावती की शादी कर दी रुद्रसेन सेकंड के साथ, जो वाकाटक विदर्भ महाराष्ट्र का राजा था, वो मर गया, ये प्रॉपर्टी भी इनकी। अपने बेटे कुमारगुप्त जो किस किस का बेटा है? चंद्रगुप्त सेकंड का, और जो वो रामगुप्त की पत्नी थी ना ध्रुव देवी, उनका बेटा, उसकी शादी कर दी कर्नाटक के कदम राजवंश की कन्या के साथ। तो ये सारी प्रॉपर्टी अब इसके पास आ गई। किसके पास? चंद्रगुप्त सेकंड के पास। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसने ऐसे प्रॉपर्टी को हड़प ली, ये सब प्लानिंग्स थी, प्लानिंग्स का हिस्सा था। इसके अलावा इसने बहुत सारे इलाकों पे जहां इस तरह का हिसाब किताब नहीं था, अटैक भी किया। सीमावर्ती कई इलाकों पे इसने अपना दबदबा भी बनाया। तो बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है, बड़ी सेना है, कोई टेंशन नहीं। इसके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, 9 बहुत तेज दिमाग आदमी। उस टाइम पे इतने तेज दिमाग कि आज तक हिस्ट्री में इनके ऊपर इनका नाम लिया जाता है। आर्यभट्ट को ऐसा कौन इंडियन है जो नहीं जानता, जो पढ़ा लिखा है? मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट से ऊपर आज भी कोई नहीं है। तो आर्यभट्ट की बात करें, वराहमिहिर की बात करें, घटकरपर की बात करें हम, या अमरकोश की बात करें, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। मैं कुछ के नाम दे देती हूँ, 9 फिर इकट्ठे पढ़ा दूंगी। सबसे पहले नाम ले लेते हैं हम लोग, जो मैंने अभी नाम लिया आर्यभट्ट का। मैथमेटिक्स में सबसे ऊपर जो नाम है वो आर्यभट्ट का ही तो है। आर्यभट्ट ने तो बहुत सारी चीजें योगदान दिया, चाहे वो जीरो की बात कर ले, शून्यवाद अलग चीज थी, वो नागार्जुन का था विचार, इसने जीरो के ऊपर काम किया। आर्यभट्टियम किताब है इनकी, और इनकी इंपॉर्टेंस ये देखो कि आजादी के बाद जब हमने अपनी पहली सैटेलाइट बनाई तो उसका नाम भी हमने आर्यभट्ट ही रखा था। तो आर्यभट्ट आज तक भी हमारे जीवन से गया नहीं है, एक ऐसा नाम जो अब तक हर बच्चे को पता है। दूसरा एक आदमी था वराहमिहिर। वराहमिहिर एस्ट्रोलॉजर था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट मान लीजिए, जो एस्ट्रो यानी ये खगोल विज्ञान, चांद, तारे, सूरज, ग्रह, उपग्रह, उस टाइम पर टेलीस्कोप तब कहाँ थे ही नहीं। उस टाइम पे सोचो, आंखों से सब चीजें देखना, ऑब्जर्व करना, स्थिति, कब सर्दी कब गर्मी, कौन से तारे किस पोजीशन में, सब कुछ इनको अकल थी। तो खगोल विज्ञान में बहुत बड़ा नाम किसका था? वराहमिहिर का। तब साधन इतने भी नहीं थे जितने आज हैं, आज तो बहुत एडवांस है ना, तब भी इनको हर चीज पता थी, हर चीज का ज्ञान था। तो कितने ब्रिलियंट रहे होंगे, कितने जीनियस रहे होंगे। अभी मैंने और 2-4 नाम लिए जिनके वो 9 की 9 में सीरीज करा दूंगी, लेकिन सबसे बड़े आदमियों में अगर बात करें तो तीसरा बड़ा आदमी है कालिदास। कालिदास के बारे में सब जानते हैं, बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े पोएट हुए हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं और कविताएं भी लिखी हैं। तो एक तरह से ये लेखक भी हैं और कवि भी हैं। दोनों विद्या बहुत कम लोगों के पास होती हैं, या तो लोग कवि बन जाते हैं या लेखक बन जाते हैं। और इनकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, मैं 1-2 बता देती हूँ ताकि इतिहास फिर आपको याद रखना आसान दिखे। कालिदास कहते हैं महामूर्ख था। जब कालिदास बचपन में जन्मा ना, तो कहते हैं इससे बड़ा मूर्ख इस धरती पर नहीं था। और बचपन में एक बार जब ये उस टाइम पे गुरुकुल में जाया करते थे, तो कुछ ऐसे कागज होते होंगे जैसे ताड़पत्र वगैरह संस्कृत जिनमें लिखी होती थी, तो गुरुजी ने पढ़ाया और कहा कि भाई इसको घर जाके घोट के पी
लेना। तो कहते हैं कालिदास इतना मूर्ख था कि जो वो कोई ताड़पत्र वगैरह था ना, उसको अपने उसमें डाला जिसमें घोटते हैं, और उसको घोटने लगा। तो कोई आया, बोला भाई ये क्या कर रहे हो? तो बोला गुरुजी ने कहा है कि ये घोट के पीना है, तो जिसपे ये लिखा था ना उसको घोट दिया। इतना मूर्ख था ये। तो इसकी मूर्खता के चर्चे थे कि इतना मूर्ख है ये बालक, ये पता नहीं बड़ा होके क्या करेगा। जब ये यहाँ पे बच्चा था, थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ साल बीते, तो उस टाइम पे ना आसपास में जैसे बहुत सारे राजा, राजा का मतलब ये मत मानो कि एक राजा, राजा का मतलब था एक तो बड़ा राजा, और आसपास के थोड़े दूर के एरिया में और भी राजा राज करेंगे जो कि अपना राजा उस बड़े राजा को मानते हैं। तो उसी टाइम पर, गुप्तों के टाइम में ही, कहते हैं कोई एक वंश था जिसमें एक लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी, राजकुमारी, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, और उसके इंटेलिजेंस की दूर दूर तक चर्चे थे। और वो इतनी तेज दिमाग थी कि वो आदमियों के साथ बैठ के जब भी किसी टॉपिक पर बातचीत होती, वाद विवाद, तो उसकी बराबरी के तर्क कोई दे ही नहीं पाता, इतनी तेज दिमाग थी वो महिला। तो जैसे शादी के लायक हुई तो उसके पिताजी ने कहा भाई इसकी मैं शादी करना चाहता हूँ, और इसके लायक कोई वर ही नहीं मिलता। तो जो भी राजा राजकुमार आता कि भाई हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, तो ये 2-4 प्रश्न पूछती और बेइज्जती हो जाती उन लोगों की, क्योंकि वो इतने ज्ञानी नहीं थे। तो धीरे धीरे फैल गया ये कि ये राजकुमारी जो बहुत नकचढ़ी है, बहुत जो है बिगड़ैल है, और बड़ी घमंडी है, और अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। तो कुछ आसपास के राजाओं की जब बेइज्जती हो चुकी थी, उन्होंने प्लान किया, ऐसे ही इसने अपने दरबारियों की भी बहुत बेइज्जती की। तो कुछ लोगों ने मिलकर प्लान किया कि इसको मजा चखाना चाहिए, और जो ये इतनी इंटेलिजेंट बनती है, इसकी शादी किसी जो धरती पे सबसे बड़ा मूर्ख हो ना, उससे करवा देनी चाहिए, तब इसको अकल आएगी। तो इस राजकुमारी से बदला लेने के लिए कुछ लोगों ने एक गुट बना लिया कि भाई ये ज्यादा इंटेलिजेंट बनती है तो इसका बदला लेंगे। और उन्होंने कहा हम सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढते हैं इस धरती पे। तो ऐसे ही खोज में, कहते हैं कभी ये लोग जा रहे थे, वो 4-5 आदमी जंगल से गुजर रहे थे, तो देखा ये कालिदास जो है, जो बड़ा हो चुका है, एक पेड़ की लकड़ी पे बैठा था, ऊपर किसी टहनी पर, और उस तरफ बैठा था, काट रहा था कि ये जैसे ही गिरेगी तो ये मूर्ख सबसे पहले धरती पे गिरेगा। तो उन्होंने देखा इससे बड़ा मूर्ख कोई धरती पर नहीं होगा कि जिस टहनी पर बैठा है उसी को काट रहा है। तो उन्होंने इसको नीचे बुलाया। अब ये मूर्ख था, मंदबुद्धि था, ये नीचे आ गया। तो उन्होंने कहा तेरी शादी हो गई? तो इसने कहा नहीं मेरी शादी नहीं हुई। तो कहा तेरी शादी राजकुमारी से करवा दें? ये महामूर्ख मंदबुद्धि आदमी खुश हो गया। इसने कहा हाँ राजकुमारी से करवा दो। तो बोले लेकिन तुझे राजकुमारी ना पहचान जाएगी, तो तुझे चुप रहना पड़ेगा। अगर तू चुप रहेगा तो राजकुमारी तुझसे शादी कर लेगी। तो इसको बहला फुसला के और इसको ये समझा दिया कि तुझे राजकुमारी के सामने मुंह नहीं खोलना, और हम ऐसे कहेंगे तू बहुत इंटेलिजेंट है। वो तुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी, क्योंकि वो तो हमेशा क्वेश्चन पूछती थी, आंसर सुन के ही वो जो थी वो जज करती थी कि आदमी के दिमाग का लेवल क्या है। तो इन्होंने कहा कि तू चुप रहना, बस इशारे करना, और हम अपने आप तेरे इशारों का मतलब उसको बता देंगे। तो अब ये खुश हो गया कि मेरी शादी राजकुमारी से होगी। चल पड़ा, अपना बन ठन के तैयार होकर चल पड़ा। वो 4-5 आदमी भी गए, राज दरबार में गए, और राज दरबार में जाके राजा से कहा कि राजा हमने बहुत ढूंढा, और आपकी जो बेटी इतनी लायक है, इतनी तेज दिमाग है, उसके टक्कर का आदमी मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सब ने देखा है कि उसका दिमाग बहुत तेज है, तो हम इसको बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए हैं। तो राजा भी खुश हो गया, भाई बेटी की शादी, अब एज है तो शादी करनी है ना। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपनी बेटी को बुलाया। तो राजकुमारी आई, इन्होंने कहा ये है वो ज्ञानी आदमी। तो राजकुमारी ने कहा ठीक है भाई होगा ज्ञानी, मैं इससे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, अगर इसने सही आंसर कर दिए तो ठीक है मैं इससे शादी कर लूंगी। अब क्वेश्चन पूछूंगी तो ये 4-5 आदमी बोले जी आज तो ये नहीं बोल सकता, इसने तो 1-2 महीने कुछ बता दिया कि इतने दिन का मौन व्रत धारण कर रखा है, और अगर आप इससे शादी नहीं करती हैं तो फिर ये यहाँ से चला जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ जाके कोई ऐसा आदमी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर अभी बोल नहीं रहा तो इशारों से बता दे आंसर। तो ठीक है, राजकुमारी तैयार हो गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इशारे अगर बता देगा तो मैं उसको भी मान लूंगी। तो राजकुमारी ने इसको 2 क्वेश्चन दिए। राजकुमारी ने इसको पहला क्वेश्चन दिया, ऐसे किया, इसका मतलब कुछ कह रही होगी जो उसके मन में रहा होगा। तो ये महामूर्ख मंदबुद्धि था ही, इसको लगा जैसे उसने यूं किया तो उसको लगा ये कह रही है तेरी एक आंख फोड़ूंगी। तो इसने इशारा किया, उसको जवाब दिया, ऐसा इशारा कर दिया। तो उसने कहा ये क्या कह रहा है ये आदमी? तो जो 4-5 चालाक आदमी थे, इन्होंने कहा ये कह रहा है कि आपने कहा कि आत्मा एक है, ये कह रहा है आत्मा के साथ परमात्मा का भी अस्तित्व है। तो इतनी ज्ञान की गूढ़ बात, तो राजकुमारी को लगा बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। तो उसने कहा ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, राजकुमारी ने ऐसे इशारा किया, 5 उंगलियां। तो इस मूर्ख को लगा कि ये कह रही है तुझे एक थप्पड़ मारूंगी।
तो इसने सोचा अच्छा मुझे थप्पड़ मारेगी, तो इसने ये इशारा कर दिया, इसका मतलब मैं भी तुझे मुक्का मारूंगा। तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या कह रहा है? तो इन पांचों ने कहा ये कह रहा है आप कह रही हैं शरीर 5 तत्वों से बना है, और ये कह रहा है वो सब मिलकर ही धरती का निर्माण करते हैं। तो राजकुमारी बड़ी इंप्रेस होती है, इतना ज्ञानी गूढ़ बातें करने वाला ये आदमी, तो वो तैयार हो जाती है इससे शादी के लिए। अब इनकी शादी हो जाती है, लेकिन मूर्ख तो अपनी मूर्खता का परिचय देगा। तो जैसे ही इनकी शादी होती है, राजकुमारी को पता चल जाता है कि ये सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है, और इसके तो चर्चे हैं कि इससे बड़ा मूर्ख इस धरती पर है ही नहीं। राजकुमारी इसको तुरंत छोड़ देती है। अब इसको ये बात इतनी लग जाती है, इतनी ज्यादा मन पे लगती है कि ये डिसाइड करता है कि मेरी जो बेइज्जती हुई है वो मेरी जबान के कारण हुई है। और कहते हैं ये किसी काली माता के मंदिर में जाता है वहीं पे, और जैसे ही अपनी जबान को काटने की कोशिश में था कि मैं इस जबान को ही काट दूंगा, और अपनी जीभ बाहर निकाल के जैसी कटार लेके उसमें मारने लगता है, कहते हैं वहां खुद सरस्वती माँ प्रेजेंट होती हैं, और वो कहती हैं कि भाई तू ये क्यों सोच रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? तो ये कहता है कि मेरी जबान जो है ना, इसके कारण मेरी मंदबुद्धिता का परिचय मिला, और मुझे ये जबान नहीं चाहिए। तो फिर वो कहती हैं कि आज के बाद मैं तेरी जबान पे विराजमान रहूंगी, और इस धरती पर तेरा नाम चलेगा, और तू इसी कारण जाना जाएगा, इस जबान के कारण। और कहते हैं उस दिन के बाद से इसकी बुद्धि ऐसी फिरी कि आज कालिदास को देखो मैं और तुम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ और पढ़ाया जाता है जिस आदमी को, वो था कभी मंदबुद्धि कालिदास। संस्कृत का ऐसा प्रगाढ़ पंडित बना, इतनी नॉलेज कि कोई चीज ऐसी रही ही नहीं जिसमें इसने अपनी विद्या को ना आजमाया हो। चाहे कविताओं के रूप में बात करें, काव्य के रूप में, या लेख के रूप में, दुनिया भर में फेमस हैं इसकी किताबें आज तक। विदेशियों ने भी ट्रांसलेट करके इसकी किताबों को अपने लाइब्रेरीज में रखा हुआ है। संस्कृत में लिखा करते थे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, सुने होंगे ये नाम आपने सारे। मालविकाग्निमित्रम याद करो, अग्निमित्र था, मालविका एक राजकुमारी थी वत्स की, अग्निमित्र शुंग का बेटा, उनके ऊपर थी। ऐसे बहुत सारी, मेघदूतम, जिसमें ये सारी जो इसकी किताबें हैं ना, ये तो कविताओं के रूप में है, ये लेखों के रूप में सारी फेमस हैं। तो कालिदास अपने आप में बहुत बड़ा आदमी था, संस्कृत का प्रगाढ़ पंडित था। ऐसे ही एक अमर कोश लिखा गया जिसमें एक तरह से डिक्शनरी मान लीजिए, किसी ने घटकर पर था, बहुत सारे नाम थे, बेताल भट्ट था, इन लोगों ने, किसी ने ज्योतिष में काम किया, किसी ने वास्तुशास्त्र पे काम किया, किसी ने शिल्प शास्त्र पे काम किया। तो ऐसे अपने टाइम के 9 बेस्ट आदमी थे। किसके दरबार में थे ये? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। बहुत बढ़िया टाइम पीरियड बीता। इसी के टाइम में एक आदमी घूमता हुआ आया जिसका नाम है फाहियान। फाहियान का मतलब होता है धर्मों का ज्ञान इकट्ठा करने वाला, धर्म का ज्ञान इकट्ठा करने वाला। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का। महात्मा बुद्ध जो है ना, हम लोग इंडिया में लकी रहे कि सारी जितनी यात्रा महात्मा बुद्ध के जीवन की है उसका 99% इंडिया में है। महात्मा बुद्ध ज्यादा बाहर नहीं गए, वो इन्हीं इलाकों में घूमे। कहाँ कहाँ? मगध में, और अपने कौशाम्बी में, वत्स में, और इसमें कौशल में, श्रावस्ती जिसकी राजधानी थी, वज्जी में। ये सर्कल है इंडिया के बीच वाले हिस्से में, जिसमें ये इतने बड़े आदमी घूमते रहे, जिनको लोग आज भगवान के रूप में पूजते हैं। तो ये हमारा लक फैक्टर मान लो कि हमारे यहाँ रहे। और इनको जो पढ़ते हैं, जो इनको जानना चाहते हैं, आज वो भरे पड़े हैं चीन में, वो ढेर भरे पड़े हैं कोरिया में, जापान में, पता नहीं कहाँ कहाँ इनके फॉलोअर्स हैं। अगर इधर की बात करूं, नीचे की बात, तो इसमें श्रीलंका के आसपास जो आगे बेल्ट है ना पूरी, वो सारी भी इनकी फॉलोअर है। तो बहुत बड़े लेवल पर काम आज भी चल रहा है बौद्ध धर्म का। इस बौद्ध धर्म को जानने के लिए पता तो था ही लोगों को, और ज्यादा भाई कहाँ जन्मे थे, जो ये भगवान कहाँ जन्मे, ये कैसे थे, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, किस राजा के अंडर रहे, तो मन करता है ना जानने का। जैसे हम हिंदू हैं तो हम अयोध्या के बारे में, अच्छा लंका कैसे ले गए, वो कौन कौन से रास्ते, जैसे हम लोगों के मन में क्यूरियोसिटी थी, ऐसे ही धर्म गुरुओं के मन में क्यूरियोसिटी थी। और उन्हीं में से एक आदमी है फाहियान, जो पैदल यात्रा करते करते, सोचो कहां से, चीन से चल के एक आदमी पैदल पैदल पैदल, कितने दुर्गम पहाड़, रास्ते, बर्फ और क्या क्या क्रॉस करके और इंडिया आया। और इंडिया आके इसने फिर यात्राएं की पूरे इंडिया में कि बौद्ध धर्म का कहाँ कहाँ क्या कुछ है। तो ये पूरा हिस्सा घूमता रहा यहाँ पर, फिर यहाँ से तक्षशिला और पता नहीं कहाँ कहाँ, ये पूरा पाकिस्तान, पेशावर, तक्षशिला, गांधार चला गया, फिर वापस आया। जो ये बीच वाला इलाका था ना, बीच वाली बेल्ट, जैसे कल कोई पूछ रहा था राजधानी क्या थी, जब तक मैं राजधानी
अपने आप ना बताऊं तो अपने आप समझ लो कि सबकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। जब चेंज करेंगे ना मैं अपने आप बता दूंगी। 99% हिस्सा पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना के बैठा था, क्योंकि पाटलिपुत्र सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी। राजधानी बदलेंगी, जो अगले इनके गुप्तों के वंश में आगे आएंगे वो अयोध्या भी ले जाएंगे, लेकिन अभी तक राजधानी सबकी पाटलिपुत्र है। तो जो ये इलाका था ना बीच वाला, इसको मध्य देश कहा जाता था। मध्य प्रदेश नहीं कह रही मैं, मध्य देश। अपनी किताब लिखता है ये आदमी, जो ये घूमने आया पैदल, चीनी बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षु मान लीजिए इसको, ये पैदल पैदल आया और ये आया है हमारे यहाँ 399 एडी में, और फिर 412 एडी तक यहीं रहा। इसी बेल्ट में घूमता रहा इंडिया के आसपास, या तो इंडिया या पाकिस्तान या अफगानिस्तान तक गया, फिर इंडिया वापस आ गया। इतने सालों में अगर हम अपने इंडिया में राजा देखें तो 375 से 415 एडी तक हमारा राजा चंद्रगुप्त सेकंड था, विक्रमादित्य, जिसके दरबार में कालिदास टाइप के बड़े बड़े लोग थे। तो ये लगा लो कि इंडिया के बेस्ट राजा के टाइम में घूमने ये आदमी आया, जिसका नाम है फाहियान। और ये अपनी किताब लिखता है फो को की, ये नाम है इसकी किताब का, फो को की, कहीं कहीं फू को की लिखा है, वो यही है, फो को की, ये इसकी किताब है। एक सीयू की किताब लिखी जाएगी, बाद में पढ़ेंगे, वो हर्षवर्धन के टाइम लिखी जाएगी 600 प्लस में, अभी हम देखो 400 के आसपास हैं। तो फो को की किताब फाहियान ने लिखी, फ इसका अपना नाम भी तो फ से था, तो फाहियान की किताब का नाम क्या है, फोको की। अब इस किताब में इसने क्या लिखा मैं बता दूं, बहुत सारी बातें लिखी। हमारे बारे में लिखता है कि इंडिया का जो मध्य देश है, यहाँ ब्राह्मण जाति के लोग सबसे ज्यादा हैं और ये बहुत सुखी और संपन्न है। इस इलाके में सब लोग खुश हैं, सारी जनता खुश है, चोरी नहीं होती, घरों में लोग ताले नहीं लगाते। कोई कहीं जा रहा है ना तो बाहर से बस अपनी कुंडी बंद कर दो, कोई ताला नहीं लगता था, कोई चोरी नहीं होगी। इतनी संपन्नता, इतना धन वैभव था कि लोगों को चोरी करने की जरूरत ही नहीं थी। सब लोग काम करते थे। यहाँ कोई मदिरालय नहीं था, शराब खाना नहीं था कोई। अगर शराब नहीं है सोसाइटी में तो आप खुद सोचो कि कितने लोग तो सुधरे ही रहेंगे। यहाँ कोई बूचड़ खाना नहीं है जहाँ जानवर कटते हैं। इसने लिखा कि ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं वो किसी भी जीवित, कोई जैसे कोई पक्षी है या जानवर है, इसकी हत्या नहीं करते। लोग मांस नहीं खाते, खाते हैं कुछ लोग मांस, लेकिन जो लोग मांस खाते थे इस टाइम पर उनको समाज से बहिष्कृत किया गया और उनको चांडाल लिखा है। इस किताब में चांडाल शब्द आया है। वैसे चांडाल थे उस टाइम पर लेकिन लिखित में नहीं थे। इसने लिखा कि जो लोग मांस खाते हैं, क्योंकि राजा खुद ब्राह्मण धर्म को आगे बढ़ा रहे थे, हिंदू धर्म मंदिर बनवा रहे थे, तो जो लोग मांस खाते हैं उनका सामाजिक बहिष्कृत कर दिया गया और चांडाल नाम दिया गया। पूरे एरिया में शांति, सुख, वैभव, समृद्धि है और लोगों के पास ढेरों सामान है, जीवन बहुत बढ़िया है और राजपाट में चारों तरफ लोग जो हैं वो खुश दिखते हैं। तो सारी बड़ाई की, कोई शराब खाना नहीं, मदिरालय नहीं, बूचड़ खाना नहीं, हत्या नहीं करते, पाप नहीं करते, लोग बहुत अच्छे हैं। ये सब किसके बारे में लिखा जा रहा है? इंडिया के बारे में। किस राजा के कारण ऐसा है? भाई राजा तो मेन टॉपिक होता है ना, उसी के कारण चलता है ये सब चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में है। पर कितनी अजीब बात है कि इस फोकोकी में इस आदमी का एक भी बार नाम नहीं आया। ये हमें अजीब लगता है कि अच्छा सिस्टम होता है अच्छे राजा के बाद। अगर राजा अच्छा है तभी लोगों के मन में ये रहेगा कि हम काम करें, देश के प्रति, अपने प्रति कहीं ना कहीं ईमानदार रहे। राजा ने सब कुछ किया, किताब में बहुत अच्छा लिखा कि ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसी समाज है, बहुत सुंदर समाज है, बहुत ही बढ़िया सब कुछ है, रहन सहन खान पान, लेकिन ये नहीं लिखा कि किस राजा के कारण है। इसलिए ये बात हमें अखरती है कि उस आदमी ने हमारे इस राजा का नाम क्यों नहीं लिखा। वैसे हम कहते हैं कि ये सबसे बेस्ट राजा था। आज तक इंडिया में जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है वो इसी का टाइम था। चाहे वो देख लो मैथ्स के आदमी इसके टाइम में साइंटिस्ट रहे, लेखक रहे, कवि रहे, व्याकरण के ऊपर काम हुआ और शिल्प कला के ऊपर। यहाँ हम देखें प्रजा कितनी खुश थी। जब सब कुछ अच्छा था तो राजा का नाम क्यों नहीं आता, ये बात हमें अखरती है। खैर ओवरऑल देखें तो बेस्ट टाइम जी रहे थे सभी लोग इस टाइम पर, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पर आदमी जब भाई इंसान है तो मरेगा ना वो कभी ना कभी। इसका भी एंड हुआ इस टाइम का भी, और इसका बेटा जिसका नाम था कुमार गुप्त वो राजा बना। कुमार गुप्त आपको याद है ना किसका बेटा है? चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी का बेटा है कुमार गुप्त। तो अगला राजा कौन बनेगा? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त, ठीक है। अब कुमार गुप्त अपने पिताजी की तरह, जैसे पिताजी तेज दिमाग थे, समझदार थे, सेम ये भी बुद्धि का स्वामी था। कुमार गुप्त को खास चीजों के कारण याद रखना। पहला, बहुत ध्यान से सुनना, इसके टाइम में एक तो हूण जो है ना ये आने लग गए थे। हूण
हूण कौन है? मध्य एशिया की बर्बर जाति के लोग हैं। ये आदमी को तुरंत मार देते हैं, इनको कोई दया धर्म इस तरह का नहीं है। अभी देखो इससे पीछे मैंने क्या कहा, सब लोग शांत है, जानवर भी नहीं मारते, और एक ये विदेशी आने लग गए, बर्बर जाति के लोग आते, अटैक करते, लोगों को मार जाते, छीन लेते, चोरी करते। तो हूण जाति का आक्रमण होने लग गया। लेकिन अभी उतना नहीं है, अभी थोड़ा दबदबा था, फिर भी पहला आक्रमण देखा गया। पिताजी के टाइम ये नहीं था, अब ये होने लगे। इसके बाद जो इसका बेटा आएगा ना, वो हराएगा, हूणों को खत्म कर देगा, वो राजधानी भी बदलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके टाइम में, इसने सबसे ज्यादा अभिलेख लिखवाए हैं। सबसे ज्यादा अभिलेख या सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड मिले हैं ना लिखित में चट्टानों पर, काम सबसे ज्यादा इसके पिताजी ने किया, चंद्रगुप्त सेकंड ने। जनता कितनी खुश थी, सब कुछ अच्छा, लेकिन ज्यादा लिखवाने का शौक, भाई हिस्ट्री मेरी बने, तो ज्यादा अभिलेख किसके मिले हैं? कुमार गुप्त के। तीसरा, अच्छे काम भी किए, इसने एक यूनिवर्सिटी बनवाई है जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब तक हिस्ट्री में आपने तक्षशिला का नाम पढ़ा था, चाहे चाणक्य हमने पढ़ा हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा हो, तक्षशिला का नाम आया था ना बार बार। जब मैं धनानंद को बताने आया था कि भाई इंडिया पे सिकंदर आक्रमण करने वाला है, वो तक्षशिला का ही तो गुरु था, चाणक्य जिसकी बात कर रहे हैं। तो तक्षशिला एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी थी, लेकिन उसकी दिक्कत थी, वहां सिर्फ और सिर्फ अमीर पढ़ सकते थे, और पूरे भारत का इकलौता केंद्र था शिक्षा का। तो अब इतने बड़े भारत को सोचो, पाकिस्तान में तो काफी दूर हो गया। अब ये ज्यादातर राजा पाटलिपुत्र के आसपास रह रहे हैं, तो इनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं यूनिवर्सिटी भी यहीं बनाऊं। इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बनाया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ना, इसकी खासियत क्या थी, ये एक तो मध्य हिस्से में हो गया, और दूसरा नालंदा यूनिवर्सिटी आसपास के जो राजा हैं, जो क्षत्रिय हैं, इनके बेटों का पढ़ना यहाँ पर आसान हो गया। तक्षशिला फिर भी बहुत ज्यादा दूर है, एक आउटर बॉर्डर पे समझ लो।